गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं नई यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने सिलेबस में हैं। तो आई होप कि ये जर्नी आपकी और हमारी बहुत अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। जो पहला टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक अपने पास जो है दैट इज द वेक्टर। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा? वेक्टर। तो आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने कुछ टॉपिक्स लिख रखे थे कि इन टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक मैंने सोचा कि क्यों ना हम स्टार्ट करें वेक्टर। तो उसी टॉपिक को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। जैसे बहुत ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, केवल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि जितना आप लोगों को पता है उसको उतना हम दोबारा से नहीं बताने वाले। फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्या होता है, ठीक है ना। तो स्केलर के बारे में अगर हम बात करें तो स्केलर हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। इतना लगभग सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे पास मास हो गया, ठीक है ना, लेंथ है, मास, लेंथ, टाइम है, ठीक है ना, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं, ठीक। तो मास को रिप्रेजेंट किया जाता है केजी में, लेंथ है तो लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर में, टाइम है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड में। ये सब बेसिक छोटी सी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता होंगी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक अपना कौन सा है? वो टॉपिक है वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे वेक्टर को। तो चलिए देखते हैं वेक्टर क्या चीज होती है। तो वेक्टर का मतलब सीधी सी बात है कि स्केलर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब तो ऑलरेडी होंगी, ठीक है ना। वेक्टर का मतलब अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी और हम बोल रहे हैं कि वो वेक्टर है, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ये बात तो डैम श्योर है, क्लियर। इसके अलावा क्या चीज है उसी पे हमें फोकस करना है। तो मैग्नीट्यूड के अलावा दो चीजें और होती हैं। पहली चीज होती है डायरेक्शन, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रायंगल रूल, ठीक है। कौन सा रूल है? ट्रायंगल रूल। यानी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। अच्छा, डायरेक्शन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो वेक्टर हो जाएगी। अगर वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करती तो भी वो वेक्टर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं करंट की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि करंट का फ्लो आप सबको पता है कि इस तरीके से अगर बैटरी है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं और उन दोनों वायर में करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और इन वायर्स के बीच में कोई एंगल थीटा 1 है, तो क्या अगर इन वायर्स के बीच का एंगल हम चेंज कर दें, थीटा 2 कर दें, करंट का मैग्नीट्यूड अभी भी 1 और 2 एम्पियर ही है, लेकिन इस बार हमने केवल इसका एंगल, वायर के बीच का एंगल चेंज किया है, तो क्या हमारी करंट चेंज होगी? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये जो करंट है वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करती है, और जो चीज ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करती है तो उस चीज को हम कभी भी वेक्टर नहीं बोलते हैं। तो यहां पर हमने सीखा कि भाई करंट है वो वेक्टर नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी, अमूमन लगभग सभी लोगों को पता होती पहले से ही स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी जो एग्जांपल था करंट का, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज आते हैं कि उसमें डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए, तो वो हमने समझाया कि करंट के पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करती है। ट्रायंगल रूल को फॉलो कैसे नहीं करती वो भी हमने बताया कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर होने के लिए जरूरी क्या है कि भाई वो
अलग अलग एंगल पे उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर नहीं है। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करेंगे एक दूसरे एग्जांपल से, जिसे हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक फोर्स है, कोई भी मान लेते हैं कि 2 न्यूटन का एक फोर्स है, एक हमारे पास इस तरीके से फोर्स लगा हुआ है, और ये फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर? अगर इनके बीच में एंगल हम 90 डिग्री रख देते हैं तो जो इसका आंसर आता है वो क्या हो जाता है? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कहां से आया, कैसे आया, इस पे अभी डिस्कस नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ये हो जाता है, और इसके लिए फार्मूला क्या हमने लगाया है? आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फार्मूले के बिहाफ पर हमने ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आंसर चेंज होते चले जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर वही दो वेक्टर 2 न्यूटन और 4 न्यूटन वही वेक्टर लेते हैं, लेकिन इस बार अगर हम एंगल 30 कर देते हैं तो फिर हमारा जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू cos 30। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 16, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से ये हो गया 20, ये हो गया 8 √3। तो आपने देखा कि पहले इसका आंसर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर था, और अब इसका आंसर 20 प्लस 8 √2, और वो भी पूरे अंडर रूट के अंदर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंगल चेंज होते ही आंसर चेंज होने लगे। तो ये सबसे बड़ा सबूत होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर हो जाना और ट्रायंगल रूल को फॉलो करना। तो इतनी कहानी सबको लगभग क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसी सीन को आगे बढ़ाते हैं। हम ये सीखेंगे कि आखिर हम वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर का एडिशन हमको पता होना चाहिए, वेक्टर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग वेक्टर के 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जो आंसर लेते हैं वो स्केलर होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा आंसर होता है वो वेक्टर होता है। कब, क्या, कैसे और क्यों, इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, तो चलिए देखते हैं। हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। तो हम एक साथ ही बता देते हैं कि ए वेक्टर अगर हमारे पास इस तरीके से डायरेक्ट एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है, और बी वेक्टर हमारे पास 3i कैप और -4j कैप इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम आखिर कैसे इनको ऐड कर सकते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमसे कह रहा है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कीजिए, यानी कि हमें ए वेक्टर में बी वेक्टर को प्लस करना है, ऐड करना है। तो हमें सिर्फ सिंपली इसके जो कंपोनेंट हैं, जैसे कि ये हमारे पास i के साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर i के साथ 3 लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल 2 और 3 को ऐड करना होता है। तो 3 और 2 कितना हो जाता है? 5। डायरेक्शन कोई चेंज नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है? 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है? -4। तो +4 और -4 हो गया 0, और हमारा आंसर हो गया 0j कैप, और फाइनली हम इसको 5i कैप लिख के छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा तरीका हुआ कि हाउ टू ऐड, हम किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि जब हम अगला क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं तो कंफ्यूजन न क्रिएट हो। तो अब हमें देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ए वेक्टर लिखा है फिर बी वेक्टर, माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है,
प्लस में तो चाहे आप बी में ए को ऐड करें या ए में बी को ऐड करें कोई फर्क नहीं है, लेकिन माइनस में चेंजेस आ जाते हैं। तो चूंकि पहले ए लिखा हुआ है इसलिए हम पहले ए लिखेंगे, यानी कि ए का कंपोनेंट कितना है 2, फिर बी है तो बी का कंपोनेंट कितना है 3 और बीच में आएगा माइनस का साइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन वही रहेगी। इसी तरीके से फिर से ए पर पहुंचते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 तो लिख देते हैं 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है -4 तो बीच में माइनस साइन चूंकि लगाना है तो हम एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं -4 और इस तरीके से ये हमारे पास जे कैप और बीच में प्लस साइन एज यूजुअल रहेगा। तो ये कितना हो गया -i कैप और ये 4 और +4 इक्वल टू 8, 4 + 4 कितना होता है 8, तो 8 जे कैप। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाता है a-b। अगर हमें बाई चांस हमसे कहा जाता है कि b वेक्टर -a वेक्टर कीजिए, तब हम क्या करते उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनको फिर से इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। फिर से अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, पहले b लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले b के कंपोनेंट पे पहुंचेंगे, फिर माइनस है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये ब्रैकेट है जिसमें सबसे पहले b -a आएगा या बीच में माइनस रहेगा, ठीक है ना। फिर a के कंपोनेंट आएंगे तो सबसे पहले b का कंपोनेंट कितना लिखा हुआ है 3i तो मैंने 3i लिख लिया है। फिर a का कंपोनेंट कितना है 2i तो मैंने 2i लिख लिया है। बीच में माइनस था, ये वाला माइनस वही बनाया हुआ है। फिर मैं प्लस का साइन लगा लेता हूँ। फिर से b का कंपोनेंट कितना है -4 तो मैं -4 लिख देता हूँ। फिर मुझे बीच में ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज रखना है तो मैं बीच में माइनस रख देता हूँ। और फिर a का कंपोनेंट, तो ये जो a का कंपोनेंट है मैं इसको लिख लेता हूँ 4j कैप। और इस तरीके से ये हमारे पास 3 - 2 यानी कि i कैप आ चुका है और ये -4 -8 j कैप आ चुका है। तो आपने देखा कितने आराम से, कितने आसानी से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो अब आ जाएगा। बस केवल कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि हम डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि i को i के साथ हम ऐड करते हैं, j को j के साथ ऐड करते हैं, k को k के साथ ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी कि i के साथ i को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, j के साथ j को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और k के साथ k को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। आप किसी भी बुक से इसके 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना ही अपने सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूपी पीजीटी हम लोग करने वाले हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोडक्ट पर हैं, यानी कि वेक्टर्स के प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट चूंकि मैंने कहा था कि मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को भी लिया, लेकिन हाँ साथ में टाइम वेस्ट भी ना हो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। बस इतना ही कि एक हमने क्वेश्चन एडिशन का बता दिया, एक क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन का बता दिया, दैट्स ऑल। अब हम सीधे डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है।